हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में हम 18 सितंबर 2023 के सभी करंट अफेयर्स जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन्हें एक एक करके यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको इसकी फ्री पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक के टेलीग्राम चैनल से या फिर क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ को कलेक्ट कर सकते हैं। अगेन मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूं कि इसकी पीडीएफ आपके लिए दोनों जगह पर बिल्कुल फ्री है, टेंशन मत लीजिए। आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं आज के करंट अफेयर का। प्रसिद्ध गोटमार मेला किस राज्य से संबंधित है? तो गोटमार मेले का आयोजन मध्य प्रदेश राज्य में किया जाता है। मध्य प्रदेश का एक जिला है फ्रेंड्स, छिंदवाड़ा। यहाँ पर एक नदी बहती है जिसका नाम है जाम नदी। इस नदी पर देखिए पांडुना में गोटमार मेले का आयोजन किया जाता है। मतलब छिंदवाड़ा जिले में पांडुना नाम की एक स्थान है, एक प्लेस है, यहाँ पर गोटमार मेले का आयोजन किया जाता है। नदी कौन सी है ये भी याद रखिएगा, तो ये नदी है जाम नदी। अब देखिए होता क्या है, मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। ये आप देखिए इमेज में एक नदी बह रही है, ये जाम नदी है। इस जाम नदी के दोनों किनारों पर दो गांव के लोग इकट्ठा होते हैं। बीच में पेड़ पर एक झंडा लगाया जाता है और इस झंडे को निकालने की कोशिश की जाती है। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि जब कोई झंडे को निकालने आगे बढ़ता है तो गांव के लोग मतलब दोनों तरफ से भयंकर पत्थर बरसाते हैं एक दूसरे के ऊपर। यही गोटमार का मेला एमपी के छिंदवाड़ा में आयोजित किया जाता है। अब ये देवी आराधना से संबंधित पर्व है। यह मेला यहाँ की आराध्य देवी माँ चंडिका के दरबार में आयोजित किया जाता है जाम नदी के तट पर। नदी के किनारे दोनों गांव के नाम देखें तो सावर गांव है एक तरफ और दूसरी तरफ है पांडुरना गांव। इन दोनों गांव के लोग इकट्ठा होते हैं नदी के किनारे और एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंकते हैं। बीच में पेड़ पर लगे झंडे को निकालने की कोशिश की जाती है। तो ये तो हो गया गोटमार का मेला। इसके अलावा एमपी के अदर मेले की बात करें हम तो कुंभ का मेला वेरी इंपॉर्टेंट। एमपी का सबसे बड़ा मेला है, उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। यहीं पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। संत सिंगा जी का मेला एमपी के खंडवा जिले में, कान्हा बाबा का मेला एमपी के हरदा जिले में और जल बिहारी का मेला एमपी के छतरपुर में आयोजित किया जाता है। तो गोटमार मेले के साथ साथ इन सभी को याद रखिएगा, एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स की डिटेल पीडीएफ लेना है तो आप रूट एप्लीकेशन या क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है जहां से क्लिक करके आप ले सकते हैं। इन मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ में देखिए पूरे मंथ के जो सबसे ज्यादा एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल के साथ प्रोवाइड किया गया है, जो एग्जाम के लास्ट टाइम रिविजन में आपको बहुत हेल्प करता है। तो एक बार जरूर क्लिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखिए, हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय का कार्यवाहक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए प्रवर्तन निदेशालय, जिसे ईडी या इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के नाम से जाना जाता है, इसके हाल ही में एक्टिंग डायरेक्टर के रूप में राहुल नवीन को नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में आईआरएस अधिकारी राहुल नवीन को ईडी का एक्टिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। इनके पहले देखिए इस पद पर संजय कुमार मिश्रा थे, जिनका कार्यकाल हाल ही में 15 सितंबर को खत्म हो गया है। और इनके कार्यकाल के बाद अब राहुल नवीन को ईडी का एक्टिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। राहुल नवीन के बारे में ये जानिएगा कि 1993 बैच के ये आईआरएस अधिकारी है। इससे पहले ईडी में ही चीफ विजिलेंस ऑफिसर के रूप में कार्यरत थे और नवंबर 2020 में इन्हें ईडी का स्पेशल डायरेक्टर नियुक्त किया गया था। अब राहुल नवीन को ईडी का एक्टिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। ईडी पूरे भारत में देखिए मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों से संबंधित या विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन से संबंधित जांच का काम करती है, जो कि भारत में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर में कार्य करती है। तो ईडी के हाल ही में नए एक्टिंग डायरेक्टर के रूप में आईआरएस अधिकारी राहुल नवीन को नियुक्त किया गया है। ईडी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता और दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल लीडर्स अप्रूवल रेटिंग के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता कौन हैं? तो ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के अनुसार देखिए विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के पीएम नरेंद्र मोदी है। आंसर ए हो जाएगा। इस रेटिंग को देखिए मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा जारी किया गया है
और इसमें विश्व के 22 नेताओं का सर्वे किया गया था। इस सर्वे के अनुसार 76% अप्रूवल रेटिंग के साथ भारत के पीएम नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है। स्विट्जरलैंड के प्रेसिडेंट एलन बस्पेट 64% अप्रूवल रेटिंग के साथ दूसरे स्थान पर और मेक्सिको के प्रेसिडेंट एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर 61% रेटिंग के साथ इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर है। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी इस लिस्ट में 6वें स्थान पर और अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन इस लिस्ट में 7वें स्थान पर है। तो ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग की लिस्ट में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी पहले स्थान पर है। यहाँ पर यह भी याद रखिएगा कि लास्ट ईयर जब लिस्ट आई थी तो इसमें 75% अप्रूवल रेटिंग के साथ भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ही पहले स्थान पर थे और नरेंद्र मोदी ने इस साल भी अपने स्थान को बरकरार रखा है। पीएम विश्वकर्मा योजना को कब लॉन्च किया गया? तो देखिए, भारत के पीएम ने 15 अगस्त 2023 को इस योजना को लॉन्च किए जाने की घोषणा की थी। अब जाकर 17 सितंबर 2023 को पीएम विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया गया है। आंसर ए हो जाएगा। योजना का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है? तो देखिए, भारत में पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देना और भारत में जो विश्वकर्मा समुदाय है जो कि शिल्पकारी का काम करता है, उनके लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना पीएम विश्वकर्मा योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस योजना के लिए वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 तक 13,000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है। इस योजना के जो बेनिफिशियर्स है फ्रेंड्स, उन्हें 15,000 रुपए का टूल किट केंद्र सरकार के द्वारा प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही लाभार्थियों को 500 रुपए प्रतिदिन के स्टाइपेंड के साथ कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाने वाला है। तो पीएम विश्वकर्मा योजना को 17 सितंबर 2023 को देश में लॉन्च किया गया है। इसके अलावा देखिए, अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की अदर स्कीम्स की बात करें तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इंपॉर्टेंट है, 1 मई 2016 को आई थी। डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015 को, प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को और स्वच्छ भारत मिशन को 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था। तो पीएम विश्वकर्मा योजना के साथ सेंट्रल की इन सभी स्कीम्स को याद रखिएगा, एग्जाम में देखने को मिलती है अक्सर हमें। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गृह आधार योजना शुरू की गई है? गृह आधार योजना को हाल ही में गोवा गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। आंसर ए हो जाएगा। गोवा में राज्य की महिलाओं की आर्थिक मदद के लिए गोवा सरकार के द्वारा राज्य में गृह आधार योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत गोवा सरकार के द्वारा गोवा में आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए की राशि प्रदान की जाने वाली है। तो गृह आधार योजना गोवा गवर्नमेंट की योजना है। गोवा की कैपिटल पणजी है। पीएस श्रीधरन पिल्लई यहाँ के गवर्नर के पद पर हैं और डॉक्टर प्रमोद सावंत इस राज्य के सीएम के पद पर हैं। ओके, तो यहाँ तक के देखिए सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आ जाइए आज की कंट्री इन न्यूज़ में हम यूरोप के देश आइसलैंड को डिस्कस कर लेते हैं। आइसलैंड जो कि यूरोप का एक देश है, इसकी कैपिटल रेक्जाविक है और क्रोना यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। गुएनी थोरलासियस जोहानेसन यहाँ के प्रेसिडेंट के पद पर हैं। पड़ोसी देशों की बात करें तो ये एक द्वीपीय देश है जिसकी समुद्री सीमा ग्रीनलैंड, फेरो द्वीप, स्कॉटलैंड और नॉर्वे से लगती है। आइसलैंड में वर्तमान में 3 यूनेस्को साइट है जिसमें वतनाजोकुल नेशनल पार्क, सुरेत्से द्वीप और थिंगवेलिर नेशनल पार्क शामिल है। डेनमार्क स्टेट आइसलैंड और ग्रीनलैंड के बीच में स्थित है। उजोर्सा नदी यहाँ की सबसे लंबी नदी है और वेनेडल पिक्स यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में आइसलैंड प्रथम स्थान पर है। इसके अलावा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में आइसलैंड पूरे वर्ल्ड में तीसरे स्थान पर है। यहाँ पर यह याद रखिएगा कि यूरोप का देश आइसलैंड एक नॉर्डिक द्वीपीय देश है। तो आइसलैंड से रिलेट करके फैक्ट कम हैं लेकिन पूछे जा सकते हैं, इसीलिए इन सभी फैक्ट को पॉज करके एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। विश्व ओजोन दिवस 2023 की थीम क्या है? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि वर्ल्ड ओजोन डे मनाया कब जाता है। तो पूरे विश्व में 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे के रूप में मनाया जाता है। 2023 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज विश्व ओजोन दिवस 2023 की थीम है। तो आंसर डी हो जाएगा। डे भी पता चल गया हमें और इसके अलावा
2023 में इसकी थीम के बारे में भी पता चल गया। उद्देश्य आप सभी को नाम से ही समझ में आ जाएगा। पूरे वर्ल्ड के लोगों को ओजोन लेयर के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से और ओजोन लेयर को बचाने के समाधान ढूंढने के उद्देश्य से इस डे को हर साल मनाया जाता है। ये पृथ्वी के ऊपर एक आभा मंडल है फ्रेंड्स, जो कि सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकती है। लेकिन धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग के कारण इसमें क्षरण होता जा रहा है। इसीलिए ओजोन लेयर के संरक्षण के लिए 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आयोजन किया गया था। मॉन्ट्रियल सम्मेलन पूछा जाए तो 1987 में हुआ था, कनाडा के मॉन्ट्रियल में। यहीं पर ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि की गई थी, जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। आगे चलकर इसे 1 जनवरी 1989 में लागू किया गया था और मॉन्ट्रियल सम्मेलन में ही हर साल 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी। इसके बाद आगे आइए, मारबत त्योहार किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो मारबत त्योहार की बात करें तो यह महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है। महाराष्ट्र में देखिए, शालीवाहन शक पंचाब के अनुसार सावन अमावस के दूसरे दिन महाराष्ट्र के नागपुर में 127 साल पुराने इस 2 दिवसीय मारबत त्योहार का आयोजन किया जाता है। काली या पीली मिट्टी के पुतले बनाए जाते हैं जो कि बुरी ताकतों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इन पुतलों का, जिसे मारबत कहा जाता है, जुलूस निकाला जाता है और स्थानीय लोगों के द्वारा इसे जलाया जाता है। इस उत्सव को मनाने का उद्देश्य शहर में फैल रही बीमारियों से मुक्ति पाना है। तो हर साल मारबत त्योहार महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है। यहाँ पर यह भी याद रखिएगा कि यह त्योहार 2 दिवसीय त्योहार है। इसके बाद देखिए, पालमुरु रंगारेड्डी लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो देखिए, इजीली आपको पता चलेगा कि दक्षिण भारत का कोई राज्य होगा। तो पालमुरु रंगारेड्डी लिफ्ट सिंचाई परियोजना की बात करें तो यह तेलंगाना राज्य की योजना है। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने राज्य में पलामुरु रंगारेड्डी लिफ्ट सिंचाई परियोजना का उद्घाटन किया है। इस सिंचाई परियोजना से तेलंगाना राज्य में 6 जिले लाभान्वित होने वाले हैं और इस परियोजना के द्वारा राज्य में 12,30,000 एकड़ भूमि पर सिंचाई की जाने वाली है। साथ ही साथ देखिए, 1226 गांवों को पीने का पानी भी इस सिंचाई परियोजना से उपलब्ध करवाया जाएगा। इस परियोजना के तहत 6 जलाशय निर्मित किए गए हैं और इस परियोजना में श्रीसेलम से कृष्णा नदी का पानी लिफ्ट करके तेलंगाना के 6 जिलों तक पहुंचाया जाने वाला है। तो पालमुरु रंगारेड्डी लिफ्ट सिंचाई परियोजना तेलंगाना राज्य की सिंचाई परियोजना है। जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो नोवेल किसके द्वारा लिखा गया है? तो जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो, ये जो नोवेल है फ्रेंड्स, फिल्म अभिनेत्री हुमा कुरैशी के द्वारा लिखा गया है। आंसर डी हो जाएगा। हुमा कुरैशी के इस नोवेल में एक विद्रोही लड़की जेबा की सुपर हीरो बनने की कहानी दर्शाई गई है। हुमा कुरैशी के पहले बॉलीवुड के काफ़ी सारे अलग अलग एक्टर और एक्ट्रेसेस ने काफ़ी सारी बुक्स लिखी है, जिसमें करीना कपूर खान ने, देखिए, करीना कपूर खान प्रेगनेंसी बाइबल, ऋषि कपूर ने खुल्लम खुल्ला, इमरान हाशमी ने द किस ऑफ लाइफ और आयुष्मान खुराना ने क्रैकिंग द कोड नाम की पुस्तक लिखी थी। तो ये अलग अलग बुक है जो कि अलग अलग एक्टर और एक्ट्रेसेस के द्वारा लिखी गई है। अब जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो नाम की बुक को हुमा कुरैशी के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा देखिए, एक अदर बुक को भी याद रखिए, ये भी काफ़ी सुर्खियों में है। हाल ही में देखिए, फिल्म फेयर पुरस्कार विजेता लीना कुमार ने द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड नामक पुस्तक लिखी है। ये एग्जाम में पूछी जा सकती है, इसीलिए इसे याद रखिएगा। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, यशोभूमि नामक इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? तो देखिए, यशोभूमि नाम का इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का निर्माण नई दिल्ली में किया जा रहा है। आंसर सी हो जाएगा। देखिए, नई दिल्ली में एशिया का सबसे बड़ा इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर बनाया जा रहा है, जिसका पहला चरण बनकर तैयार हो गया है। इस एक्सपो सेंटर को हाल ही में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया है। यह कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर वर्ष 2025 तक पूर्ण हो जाएगा। तो एशिया का सबसे बड़ा इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर, जिसे यशोभूमि नाम दिया गया है, दिल्ली में निर्मित किया गया है। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए, हमने 18 सितंबर 2023 के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लिया। अब आ जाइए आज की फैक्ट शीट में हम प्रमुख देशों के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को जान लेते हैं।
तो इटली या ईरान की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन ग्रीन बुक पर होता है। नीदरलैंड सरकार की रिपोर्ट या प्रकाशन ऑरेंज बुक पर। पुर्तगाल, चीन और जर्मनी की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन व्हाइट बुक पर होता है। इसके बाद ब्रिटेन और भारत सरकार की किसी विशेष विषय पर रिपोर्ट व्हाइट पेपर पर आती है। ब्रिटिश सरकार का सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन ब्लू बुक पर होता है और बेल्जियम व जापान की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन ग्रे बुक पर होता है। इसके बाद फ्रांस की बात करें तो फ्रांस सरकार की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन येलो बुक पर और 2 या 2 से अधिक सरकारों की जो संयुक्त रिपोर्ट होती है उनका प्रकाशन जॉइंट पेपर पर होता है। तो ये अलग अलग कंट्रीज के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, एक बार देख लीजिएगा। अब आ जाइए लास्ट सेशन में जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझा था उसे हम एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। नेशनल इंजीनियर्स डे किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो नेशनल इंजीनियर्स डे हर साल एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर मनाया जाता है। मास्टर कार्ड इंडिया के चेयरमैन रजनीश कुमार नियुक्त किए गए हैं। सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला हाल ही में पंजाब राज्य में रखी गई है। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना ओडिशा राज्य से संबंधित है। आगे आइए, संविधान के अनुच्छेद 85 के सब क्लॉज 1 में संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने का प्रावधान है। चर्चा में रहा ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट 2007 में शुरू किया गया था। किलाउआ ज्वालामुखी जो कि हाल ही में विस्फोट के कारण चर्चा में रहा है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि यूएसए के हवाई द्वीप पर स्थित है। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। आगे आइए, कैश फॉर वेस्ट स्कीम पटना नगर निगम के द्वारा शुरू की गई है। और लास्ट देखिए, चौथी G20 सतत वित्त कार्य समूह की बैठक का आयोजन उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, लास्ट सेशन में जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझे थे उन्हें हमने एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लिया। अब आज के लिए आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में संविधान लागू होने के समय कितनी भाषाएं थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी लैंग्वेजेस है। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेस वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये सभी कोर्सेस आप सभी की रिक्वायरमेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किए गए हैं। यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पर फोकस करते हैं, तो एक बार ज़रूर वेबसाइट पर विजिट करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।